नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के भूगोल का 5वां क्लास है। आज के क्लास में हम क्लास 7 के क्लास को हम देखेंगे, जिसका कि यह पहला पार्ट है। क्लास 7 के क्लास को हम 2 पार्टों में समाप्त कर देंगे। क्लास 6 को भी हाल ही में मैंने समाप्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसे ही भूपरपट्टी या भूपटल कहा जाता है। इससे ही हम पानी निकालते हैं। यहाँ से कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल आदि मिलता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगला आपका कि पृथ्वी के बीच के परत को सीमा कहा जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे मेंटल भी कहा जाता है। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से ही बाहर निकलकर पृथ्वी पे आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हल्का ब्लैक पार्ट है वह क्या आपका सीमा है, ठीक है। और अगला है आपका कि सबसे निचली परत को नीफे कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निकिल और लोहा पाया जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं ताप ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़े द्रव की अवस्था में पाई जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप पूरा डार्क ब्लैक पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे इस सेशन के अंत में हम क्वेश्चन कराते हैं, जो कि संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं चट्टानों के बारे में। तो चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान की बात करें तो पिघला हुआ तथा पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जो लावा होता है वो जम जाता है, और इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। हालांकि आग से ये कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है और इसका जो आग रूपी लावा बाहर निकलता है, यही जो जमकर जो चट्टान मतलब जम जाता है, तो वही चट्टान का रूप ले लेता है, और इसी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आगे कि इसमें परत नहीं होती, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। मतलब इसमें ऐसे रवे के टुकड़े दाने दाने पाए जाते हैं। रवा का आकार इनके जमने में कितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, क्योंकि यह धीरे धीरे जमते हैं। पृथ्वी के ऊपरी चट्टानें जल्दी जमती हैं, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसा कि बेसाल्ट और अबिसिडियन। तो बेसिक तौर पे कि आग्नेय आग्नेय आग से है, और लावा मतलब कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो धरती पर जब आके ठंडा होके, ठीक है, जब वह कठोर हो जाता है तो उन्हीं चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला है अवसादी चट्टान। तो यह चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनते हैं। यह चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती हैं, पहला कि पानी के अंदर और दूसरा कि पानी के भीतर। जमीन पर जब पानी के अंदर तक तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण यह परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादीय चट्टानों का निर्माण करती हैं। इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। दूसरा है आपका कि इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है, तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं और इन्हें अवसादी चट्टानों का निर्माण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बालू पत्थर और यहाँ पर चूना पत्थर। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे है कि यह परत दर परत जो होती है जमती रहती है, जिसके कारण इसे अवसादी चट्टानों को एक और नाम दिया जाता है, परतदार चट्टान। अगला है रूपांतरित चट्टान। तो जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए चूना पत्थर अधिक दबाव और ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार से ग्रेनाइट ताप और दबाव के कारण नीस में बदल जाता है। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर है। आगे आपका कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं। दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, और इन्हीं अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। खनिज, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। यह भूगर्भ से ही निकलते हैं और काफ़ी मूल्यवान होते हैं, इसलिए इन्हें रत्न गर्भा कहा जाता है। खनिजों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक लौह युक्त खनिज और एक धात्विक अलौह युक्त खनिज। तो धात्विक लौह युक्त खनिज में जिसमें लोहे की मात्रा, जैसे कि लोहा हो गया, निकिल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि, ये धात्विक लौह युक्त खनिज आते हैं। दूसरा एक धात्विक अलौह युक्त खनिज, जैसे कि सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये अधात्विक अलौह युक्त खनिज हो। दूसरे आपके कि अधात्विक कार्बनिक खनिज, तो इसमें आते हैं कोयला और पेट्रोलियम। और धात्विक अकार्बनिक खनिज में आते हैं आपका अभ्रक और ग्रेफाइट।
अब यहाँ पे भूकंप के बारे में कि भूपर्पटी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचना होती है जो होती है और जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। जैसे कि आपने प्लेटों का नाम सुना होगा कि महाद्वीपीय प्लेटें, तो यह प्लेटें एक मतलब कि हर एक प्लेटें क्या होती हैं, गतिशील होती हैं और इन्हीं प्लेटों के द्वारा द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अब यहाँ बात करते हैं जनवरी 1834 में दरभंगा बिहार में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र लातूर में और जनवरी 2001 में कच्छ भुज गुजरात में भूकंप के काफ़ी भयंकर झटके महसूस किए गए थे, जिससे काफ़ी जान माल की हानि हुई। यहाँ पे भूकंप की जो तीव्रता होती है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और उसमें जो पैमाना होता है उस पैमाने को रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना कहते हैं। जो मापने की इकाई होती है उसे रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपन है इसे हम उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं और उद्गम केंद्र से भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उद्गम केंद्र है और यह भू सतह है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में चलता है जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ क्रमशः कम होती जाती है और सबसे अधिक भूकंप से नुकसान जो होता है अधिक केंद्र के पास होता है। जैसा कि जहाँ पे भूकंप उद्गम का क्षेत्र है उसी का भूपर्पटी पर जो अधिक केंद्र है यहाँ पर सर्वाधिक क्षति होती है। आगे आपका कि भारत में कुल भूकंप के वर्तमान 4 क्षेत्र हैं। पहले कुल 5 क्षेत्र हुआ करते थे, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 और सेक्टर 5। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में मतलब सेक्टर 1 वह क्षेत्र था जहां पर किसी प्रकार के भूकंप के झटके लगभग ना के बराबर या वहां पे भूकंप के झटके नहीं आते थे। तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि मतलब कि भारत के हर एक क्षेत्रों में ठीक है भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो अब इसीलिए सेक्टर 1 और 2 को संयुक्त रूप से सेक्टर 2 कहा जाता है और इस प्रकार से अब भारत में भूकंप के कुल 4 जोन हैं। हालांकि बिहार में जो बेसिक तौर पे सक्रिय जोन है वह 3 है कि सेक्टर 3 के अंतर्गत जो आता है वह बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया आता है। सेक्टर 4 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका और खगड़िया। सबसे खतरनाक जो भूकंप का जो होता है वह सेक्टर 5 होता है और सेक्टर 5 के अंतर्गत सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज और दरभंगा। तो इस प्रकार से आपने पता है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं और बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर भूकंप न आने की संभावना हो। आगे आपका पर्वत, तो पर्वत श्रेणी उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो। यह पर्वत कई प्रकार के होते हैं जैसा कि वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत, संचयन पर्वत और अपशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसके संपीड़न से पर्वत का निर्माण होता है और इसे वलित या मोड़दार पर्वत होता है। यह कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे कि हिमालय और राकी। अगला है आपका भ्रंशोत्तर पर्वत की जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो भ्रंशोत्तर पर्वत या ब्लॉक पर्वत बनते हैं जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा। आगे संचयन पर्वत, तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा या अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब यह पर्वत का रूप लेते हैं तब इन्हें संचयन पर्वतीय या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो एक तरह से संचयन या ज्वालामुखी पर्वत है कि ज्वालामुखी के लावा जब ठंडा हो गया तो वह पर्वत का रूप ले लिए। आगे है अवशिष्ट पर्वत, तो अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं और यह अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं जैसे कि अरावली पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी। अब यहाँ पे पठार वैसी आकृति जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह खड़ी ढाल वाला होता है परंतु इसके ऊपरी की सतह बिल्कुल क्या होती है, सपाट होती है। इस प्रकार से होता है, पठार कहलाता है। इनके कई प्रकार हैं जैसे सिल्ड पठार, वायुड निक्षेप पठार, हिमनदी निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, छोटा नागपुर का पठार। और अगला है मैदान, तो आमतौर पर सामान्य ढाल या समतल भूमि वाले क्षेत्र को मैदान कहते हैं। आगे आपका कि गुजरात का कटिहार क्षेत्र शुष्क प्रदेश है जहां श्री राजेंद्र सिंह के प्रयासों के द्वारा वहां के लोगों को जल मिल सका, इसलिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। आगे कि वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसे ज़मीन के अंदर भेजना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, तालाब खुदवाते हैं तो वर्षा का जल इसमें इकट्ठा होता है और इस तरह से भूगर्भिक जल बना रहता है, तो इसी प्रक्रिया को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आगे है कि वायु प्रदूषण, तो जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो वह वायु प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, तो वायुमंडल में अवांछित ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कान और मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है और 80 डेसिबल से, मतलब मनुष्य जो बेसिक तौर पे कि वो 80 डेसिबल तक सुन सकता है, 80 डेसिबल से अधिक आवाज़ सुना तो उसे बहरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला है जल प्रदूषण, तो जल में जब किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति होती है और जिससे कि जल अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़ देता है और जिससे बेसिक तौर पे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने लगता है, इस प्रक्रिया को हम जल प्रदूषण कहते हैं। अगला है कि बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने शौच, ठीक है, कई जगहों पे इसे सूस भी कहा जाता है, जो बेसिक तौर पे गंगा नदी में पाया जाता है, तो इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा होता है और अतः इसे नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। आगे यातायात के साधन में फ्रिज, एसी, जनरेटर एवं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे कि वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ने लगता है और इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। लद्दाख को स्थानीय भाषा में खापा चान कहते हैं, जिसका अर्थ हिम भूमि अर्थात बर्फ वाली जगह है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीर्ष उच्च भूमि है जो तिब्बत पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ का जलवायु शीतल है और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण यहाँ पर शुष्क अवस्था बनी रहती है। बेसिक तौर पे यहाँ पे साल भर ठंडी पड़ती है। दिसंबर और जनवरी के समय में यहाँ पर बर्फबारी भी होता है। लद्दाख के द्रास घाटी में अच्छी किस्म की जीरा पैदा होती है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है, जिसकी सहायक नदी श्योक, नुब्रा और छी है। लद्दाख का मुख्य जानवर याक है, ठीक है, लद्दाख का मुख्य जानवर याक है। आगे कि लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो लेह, जोजिला और कश्मीर घाटी को जोड़ता है, तो यहाँ पर जोजिला दर्रा क्या होगा, लेह को कश्मीर घाटी को जोड़ता है और काराकोरम दर्रा जो है कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से भी होकर गुजरता है। अगला है कि लेह से मनाली तक एक रोहतांग दर्रा होकर गुजरता है जिसमें अटल सुरंग है। अगला है कि लद्दाख के निवासी मुख्य रूप से ईरानी और मंगोली प्रजाति के हैं। ईरानी लोग जो हैं उनका धर्म मुख्यतः इस्लामिक है और इन्हें बाल्टोरो के नाम से भी जाना जाता है। तो ईरानी प्रजाति के जो वहाँ पे लोग होते हैं उन्हें बाल्टोरो कहा जाता है और मंगोली लोग मुख्यतः जो हैं वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और लद्दाख में कई सारे बड़े बड़े बौद्ध मठ हैं और जिनमें से कुछ प्रमुख की बात करें तो हेमिस है, थिक्से है, लामायूरू है, यह प्रमुख वहाँ के बौद्ध केंद्र हैं। अब इससे संबंधित यहाँ पे बेसिक तौर पे हमने जल के बारे में पिछले क्लास में पढ़ रखा था। जल का कुछ वितरण हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि 71% जल जो है महासागरों में है और लगभग 29%, ठीक है, आपका 71% आपका क्या है कि पृथ्वी पर पूरा जल है और 29%, ठीक है, भूभाग है। 71% जल में हम बंटवारा करते हैं कि अगर 71 को हम लोग 100 मान लें तो इसका बंटवारा किस प्रकार से है, तो इस 71 मतलब कि इसका लगभग 93.3% जल कहाँ पे है, महासागर में है। बर्फ के रूप में 2% जल है। भूमिगत जल के रूप में 0.68% है। झीलों का अलवण जल जो है वह 0.09% है और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में बेसिक तौर पे जो रूप में है वह 0.009% है। वायुमंडल में 0.0019 है। नदियों में 0.0001 है और इस प्रकार से कुल जल की मात्रा कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। तो ये आपके जल का वितरण है प्रतिशत में। आगे ज्वार भाटा के बारे में, तो ज्वार भाटा समुद्र की सतह पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बल का भी इसमें प्रभाव लगता है। समुद्र के जल स्तर को उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर समांतर दिन में 2 बार ज्वार आता है। प्रत्येक ज्वार की उत्पत्ति हर 12 घंटे के अंतराल पर होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है कि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण तथा पृथ्वी की घूर्णन अवधि में अंतर होने के कारण प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। अगला है कि पृथ्वी के घूर्णन के दौरान जब ज्वार केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो चंद्रमा उस केंद्र से थोड़ा आगे निकल चुका होता है, जिससे कि ज्वार केंद्र चंद्रमा के सम्मुख पड़ने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। अर्थात एक ज्वार केंद्र को पुनः चंद्रमा के सम्मुख आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। इसी कारण ज्वार केंद्र के विपरीत का भाग ज्वार की उत्पत्ति 26 मिनट की देरी से उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं कि नीफे में क्या होता है। तो नीफे में बेसिक तौर पे क्या होता है, निकी मतलब
निकिल और फेरस है, तो यहाँ पे निफे, तो बेसिक तौर पे आपका निकिल तो दिया नहीं है, तो फेरस, फेरस मतलब क्या होता है, लोहा। अगला है कि भूपर्पट्टी का ऊपरा हिस्सा क्या कहलाता है, तो भूपर्पट्टी का ऊपरा हिस्सा सियाल कहलाता है, मध्य वाला सीमा और बीच वाला निफे कहलाता है। अगला है आपका कि क्रोड क्या है, तो पृथ्वी का निचला परत है, ठीक है, क्रोड। अगला है आपका कि इसमें से रूपांतरित चट्टान कौन सा है, तो रूपांतरित चट्टान जो बेसिक तौर पे है वो है बेसाल्ट। आगे आपका कि बेसाल्ट किस प्रकार का, सॉरी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन सा है, तो रूपांतरित चट्टान आपका है संगमरमर। चूना पत्थर का रूपांतरित आपका संगमरमर हो जाता है। और अगला है बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है, तो बेसाल्ट जो है चट्टान वह आग्नेय चट्टान है। अगला है चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, तो तापमान, दबाव और रासायनिक द्रव्य का, इन सभी का योगदान होता है। अगला है छोटा नागपुर का क्या है, तो छोटा नागपुर एक पठार है। अगला है कि भूसतह या भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है, तो मैंने बताया कि जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और जब भूपर्पट्टी पे जहाँ पे पहुँचता है उसे अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ख। अगला है कि भारत में कुल कितने भारत में भूकंप क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने बताया कि शुरुआती दौर में 5 थे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 4 है। सेक्टर 1 को 2 में मर्ज कर दिया गया है। अगला एक सतपुड़ा कैसा पर्वत है, तो सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। आगे की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि, तो ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। अगला है कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो पृथ्वी पे सबसे पहले स्थल गर्म होता है। जल जो है देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, स्थल जो है जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है। अगला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99 यानी कि लगभग 21% है। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है, तो मैंने पिछले क्लास में वायुमंडल को अच्छे से पढ़ाया था। क्षोभ मंडल पहले आता है, फिर उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद वायुमंडल। तो यहाँ पे सबसे निचला कौन सा है, क्षोभ मंडल है। अगला है कि रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो रेडियो तरंगे जो होती हैं वह आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। अगला है कि पृथ्वी का जलमंडल का हिस्सा कितना है, तो 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। अगला है कि मुंबई किस सागर किनारे स्थित है, तो आपको पता है कि मुंबई यहाँ पर है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है, तो आपका सही ऑप्शन होगा अरब सागर। अगला है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को ज्वार कहते हैं। और जब नीचे आता है, नीचे आने को हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा झील है, तो काला सागर सागर है, लाल सागर भी सागर है, अरब सागर भी सागर है, फतेह सागर जो है यह झील है। अगला इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, तो पुल मनुष्य बनाता है, मकान भी मनुष्य बनाता है, सड़क भी मनुष्य बनाता है, जल जो है यह प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। अगला है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्यावरण मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक, हमारे पर्यावरण में 2 ही घटक पाए जाते हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। तो यही पर्यावरण के मूल 2 हिस्से होते हैं। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु है और इसी वायु से घिरे आवरण को हम लोग क्या कह लेते हैं, वायुमंडल कह लेते हैं। अगला है कि जल प्रदूषण हो रहा है, पौधों के काटान से भी हो रहा है, मतलब कि जल प्रदूषण हो रहा है, तो पौधों के कटाव से वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, वाहन चलाने से भी वायुमंडल प्रदूषित है, पानी पीने से जल प्रदूषित होता नहीं है, तो पानी में दूषित पदार्थ मिलने से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। अगला है कि नदी तालाब में पानी की शुद्धता हो सकती है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बत्तख पालने से, मछली पालने से। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मछली पालने से, जैसे कि मैंने श्वास के बारे में बताया, या डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है वह नदियों के कूड़ों कचड़ों खाती है, जिससे कि उसकी सफाई होती है। अगला है बढ़ती जनसंख्या के कारण हो सकते हैं, तो वृक्षों का तेजी से कटाव, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो तेजी से कटाव होगा, क्योंकि और भवनों का निर्माण भी होगा, आधारभूत संरचना का भी निर्माण होगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या होगा, डी के उपयुक्त सभी। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो खूब पौधे लगाना चाहिए, सही है। गंदे जल की उचित निकासी प्रबंध, ये भी सही है। गाड़ियों का कम उपयोग, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका डी सही होता है, उपयुक्त सभी। अगला है लद्दाख की जलवायु शुष्क है, क्योंकि वह हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। अगला है लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है, तो याक है। अगला है कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है। अगला है कि लद्दाख में बहने वाली नदी कौन सी है, तो सिंधु और श्योक जो है लद्दाख में बहने वाली नदी है।
तो दोस्तों ये रहे क्लास 7 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।